वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी 66 बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट नंबर 9 और डेट सभी को पता है 27 दिसंबर समय कम है। तो दूसरा टेस्ट है आज का बीपीएससी के लिए और कम से कम 2 से 3 टेस्ट की कोशिश करेंगे एक दिन में प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि समय कम है और विद्यार्थियों की मांग के अनुरूप ही चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर बताइए तो क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर और चतुर्थ सेक्टर इंपॉर्टेंट है। अधिकतर 3 से ही प्रश्न बन जाते हैं। तो कौन सा तृतीय सेक्टर का इसमें क्रियाकलाप नहीं है? व्यापार है, दूरसंचार है, बीमा है, लेकिन मछली पकड़ना नहीं है। मछली पकड़ना, कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, खेत, ये सब किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, मतलब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो मछली पकड़ना प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, न कि तृतीय के। तृतीय क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र से संबंधित होता है, जिसमें डॉक्टर की सेवा, वकील की सेवा, प्रकाशक, अध्यापन और टेक्नीशियन आदि शामिल हैं। थंबनेल पर एक प्रश्न पूछा गया, उत्तर आपको मिल गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? बताना इनमें से तृतीय क्रियाकलाप इसमें से कौन सा है? देखिए यहाँ जो संचार है, संचार ये हो जाएगा तृतीय क्रियाकलाप। बुनाई हो गई, आखेट हो गए, ये प्राइमरी सेक्टर में आ गए और वस्त्र निर्माण जो है वो द्वितीय क्षेत्र में आ गया, सेकेंडरी। तो संचार, व्यापार, परिवहन तथा सेवाएं तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलाप हैं, जबकि बुनाई हो गया, वस्त्र निर्माण द्वितीय के अंतर्गत, आखेट प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है। ठीक है, हल्का सा मिस्टेक हो गई है। बुनाई और वस्त्र निर्माण ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आखेट, पशुपालन, कृषि कार्य, मछली पकड़ना, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और बाकी संचार जो है टर्सरी के अंदर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? इसमें चतुर्थ क्रियाकलाप यहाँ मौद्रिक, बैंकिंग, मुद्रण, मीडिया, इंटरनेट, ये दोनों तो संचार में आ गए, तो तृतीय हो गए। सूचना का संग्रहण जो है ये चतुर्थ क्रियाकलाप में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं तथा विशिष्टकृत जो है ज्ञान, प्रौद्योगिकी, कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य से संबद्ध सेवाओं के उन्नत नमूनों के रूप में देखे जाते हैं। सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्ण जो है अथवा सूचना का उत्पादन, ये चतुर्थ क्षेत्र के क्रियाकलाप हैं। ठीक है, मौद्रिक, बैंकिंग, मुद्रण, मीडिया, इंटरनेट जो है टर्सरी सेक्टर, मतलब तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलाप हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला स्टेटमेंट है, फुटकर व्यापार का संबंध उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से है। और परिवहन मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने हेतु निर्मित एवं संगठित उद्योग है। परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है और जल परिवहन यातायात का सस्ता माध्यम है। देखिए, गलत हमको ढूंढना है। परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार के व्युत्क्रमानुपाती का विपरीत होता है ना, एक तरह से उल्टा। तो व्युत्क्रमानुपाती नहीं होती है, समानुपाती होती है। अगर लोग ज़्यादा बढ़ेंगे तो परिवहन की भी तो ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी ना, तो व्युत्क्रमानुपाती कैसे होगी? उल्टा थोड़ी हो गई, ये तो समानुपाती चल रही है। गलत है स्टेटमेंट, यही आंसर है इसका। बाकी जल परिवहन यातायात का सबसे सस्ता माध्यम है, सही है। ना रोड बनानी, ना रोलर चलाना, ना वर्षा में, मान लीजिए वर्षा पड़ रही है, रोड उखड़ गई, फिर वाहन चलेगा, खड्डे पड़ जाते हैं, उसकी मरम्मत करो, तो ये सब थोड़ी होता है ना। जल परिवहन में सीधा पानी है, वर्षा से थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा, अपना जहाज़ बनाओ और दौड़ाओ। ठीक है ना। ना रेलवे लाइन सीधी करनी, फैल जाती हैं ना पटरियाँ कुछ समय के बाद, फिर पत्थर चेंज करने पड़ते हैं उनके। तो जल परिवहन जो है रेल मार्ग की तुलना में, सड़क मार्ग की तुलना में और देखा जाए तो वायु मार्ग की तुलना में एक सस्ता माध्यम है। फुटकर व्यापार का संबंध उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से है, ये सही है। परिवहन मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने हेतु निर्मित एवं संगठित उद्योग है, ये भी सही है, बी भी। यहाँ केवल सी ही गलत है। तो देखिए, परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। जनसंख्या का
आकार जितना बड़ा होगा परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होगी, अर्थात क्या हुआ फिर, परिवहन की मांग जनसंख्या की मांग के जनसंख्या की आकार के समानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होती। बात करें जल परिवहन के लाभ के, तो जल परिवहन के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला है, जल परिवहन में किसी प्रकार के मार्ग निर्माण की आवश्यकता नहीं होती। जल परिवहन यातायात का सस्ता माध्यम है। जल परिवहन में एक साथ अधिक माल ढोया जा सकता है और जल परिवहन के रखरखाव पर बहुत कम खर्च होता है। ये सब लाभ हैं। तो कुछ त्रुटियां भी होंगी इसमें, क्योंकि एक लिमिट से जितनी देर रोड पे वाहन दौड़ सकता है उतना जल में थोड़ी, क्योंकि भारी वाहन लेकर शिप एक लिमिट स्पीड के साथ चलती है, मतलब काफ़ी लंबे समय में पहुंचता है अगर कंपैरिजन किया जाए रेल मार्ग और सड़क मार्ग से। फिर टैंकर वैंकर में तेल वेल बिखर जाता है वहाँ पर, फिर क्या होता है वो जलीय जीवों के लिए हानिकारक है। फिर उसको साफ करते रहो, बायो रेमेडिएशन कराते रहो सूक्ष्म जीवों से। तो कुछ जो है हानि भी हैं, बाकी लाभ तो हैं। रेडियो और दूरदर्शन निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? ये तो संचार के साधन हो गए, तो किस में हो गए, तृतीयक सेक्टर में आ जाएंगे। तो रेडियो और टेलीविज़न जनसंचार का माध्यम है और दूर संचार से संबंधित है, जो तृतीयक क्षेत्र के क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेइंग इन होम्स मतलब घरों में रुकना के संदर्भ में मेडिकेरे और कुर्ग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? देखिए कुर्ग तो ऐसे ही लग जाएगा किस में, कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, मतलब लोगों को घरों में रुकाना पर्यटक को एक आमदनी का माध्यम है। देखिए यदि कोई प्रदेश या राज्य पर्यटकों की ज़रूरतों को सस्ते दाम में पूरा करता है तो अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है। आजकल भारत के राज्यों में स्टेइंग इन होम्स मतलब घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है। इसे गोवा में हेरिटेज तथा कर्नाटक में मेडिकेरे और कुर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्या पूछा था, मेडिकेरे और कुर्ग, स्टेइंग इन होम घरों में रुकना, ये तो कर्नाटक से, अगर हेरिटेज होता तो गोवा से होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा के संबंध में कौन सा सही है? देखिए संविधान सभा के सदस्यों को सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं चुना गया था, गलत है ये। और ये बड़ी फेवरेट लाइन है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, बहुत रख रख के स्टेटमेंट को गलत करवाई जाती है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का समर्थन किया था, समाजवादियों ने मुस्लिम लीग का बहिष्कार किया था। देखिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था और समाजवादियों ने मुस्लिम लीग का बहिष्कार किया था। ये तो स्टेटमेंट ही ब्लंडर है। अगर यहाँ ये भी होता कि समाजवादियों ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था तब भी गलत होता। ठीक है, संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस से थे। हाँ ये वाला सही है, केवल एक ही सही हो गया यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समाजवादियों ने संविधान सभा का पहले विरोध किया था लेकिन बाद में उसके समर्थन में आ गए थे, और मुस्लिम लीग ने तो संविधान सभा का समर्थन नहीं किया था बल्कि बहिष्कार किया था। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। तो देखिए संविधान सभा के सदस्यों को सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं बल्कि इन्हें प्रांतीय सांसदों के सदस्यों द्वारा चुना गया था। ठीक है, प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित सीटें मिली, लेकिन मुस्लिम लीग ने सभा का बहिष्कार करना ही उचित समझा और एक अन्य संविधान बनाकर पाकिस्तान की मांग जो है उन लोगों ने जारी रखी। ठीक है, प्रारंभ में समाजवादियों ने भी इसका विरोध किया, इसका किसका, संविधान सभा का, लेकिन बाद में जो है इसके समर्थन में आ गए। प्रारंभ में विरोध क्यों कर रहे थे समाजवादी, क्योंकि वो उनका मानना था कि इसे अंग्रेज़ों की बनाई हुई संस्था है, ये इसको अंग्रेज़ों की बनाई हुई संस्था कह रहे थे। लेकिन उसके क्लॉज उन्होंने देखे होंगे, कुछ सोचा समझा होगा, बाद में उसके समर्थन में आ गए। लेकिन मुस्लिम लीग ने बहिष्कार जारी रखा और अलग संविधान बनाने की मांग की और पाकिस्तान की मांग जारी रखी। तो गलत है तीसरा, दूसरा और पहला भी गलत है। संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेसी थे, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो ये तो सिंपल सा प्रश्न है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ, रिपीटेड है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। इसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। देखिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। सही यहाँ पर सी भी है, तो इसका आंसर ये तो हो नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। प्रश्न क्रमांक संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथों में लेने का अधिकार दिया गया है? तो ये तो बात हो रही है राष्ट्रपति शासन की। तो किस में है ये? 356 में है ना, अनुच्छेद 356 में। वित्तापात 360 में, नेशनल इमरजेंसी जो है 352 में, स्टेट इमरजेंसी इसको बोलते हैं, अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को, गवर्नर का होता है स्टेट में होता है ना, ये सिफारिश करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति शासन लगाती है सरकार। तो सरकार के सारे अधिकार अपने हाथों में लेने का अधिकार है अनुच्छेद 356 के तहत। इनमें से कौन सा कथन सही है? चार स्टेटमेंट है, केवल एक ही सही होगा, नहीं होगा तो आंसर ई होगा। संविधान सभा में 3 अनुसूचियों का वर्णन मिलता है। ध्यान दीजिएगा, एकदम एलिमिनेट मत कर देना। 3 सूचियों की बात हो रही है, सॉरी, अनुसूची नहीं है। अगर अनुसूची होता तो 12 हैं, बाकी सूची कितनी है? 3 ही तो है ना, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। सही है पहला स्टेटमेंट। संवर्ती सूची के विषय केंद्र एवं राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है। बिल्कुल, केंद्र सूची पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगा, और संवर्ती सूची पर केंद्र भी बनाएगा, राज्य भी बनाएगा। ये भी सही है। अब ये सही है तो आगे बढ़ने की आवश्यकता है नहीं, इसका उत्तर ई ही होगा। आगे बढ़ लेते हैं। फिर भी राज्यों की तुलना में अधिकतर विषयों को केवल केंद्र नियंत्रण में रखा गया है। राज्यों की तुलना में अधिकतर विषयों को केवल केंद्र नियंत्रण में रखा गया है, करेक्ट है ये भी। संवर्ती सूची में भी प्रांतों की अपेक्षा केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए हैं। बिल्कुल, ये तो सारे के सारे सही हो गए, ठीक है। तो केंद्र सूची के विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची के विषय पर राज्य, संवर्ती सूची पर केंद्र भी बनाएगा, राज्य भी बनाएगा। और ऐसे विषय जो ना संवर्ती सूची में, ऐसे विषय जो ना राज्य सूची में ना केंद्र सूची में, तो अवशिष्ट विषय उस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य। राज्य नहीं बनाएगा, उस पर केंद्र बनाएगा केवल, ये भी याद रखना आप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आयकर और आबकारी शुल्क को केंद्र एवं राज्य सरकारों में बांटा जाता है। राज्य सरकारों को भी अपने स्तर पर कुछ अधिकार और कानून, मतलब कुछ कर वसूलने का अधिकार दिया गया है। सीमा शुल्क और कंपनी कर से होने वाली आय पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। सी गलत है और ए और बी सही है, इसके कहने का मतलब है डी वाले स्टेटमेंट का। देखिए, राज्य और आबकारी शुल्क को केंद्र और राज्य सरकारों में बांटा जाता है, सही है ये। राज्य सरकारों को भी बिल्कुल राज्य स्तर पर अधिकार और कर वसूलने का अधिकार है, बिल्कुल है। सीमा शुल्क और कंपनी कर को केंद्र और राज्य दोनों में नहीं बांटा जाता, केवल केंद्र में बांटा जाता है, गलत है सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी केवल। तो संविधान में राजकोषीय संघवाद की एक जटिल व्यवस्था बनाई गई है। देखिए, कुछ करों जैसे कि सीमा शुल्क और कंपनी कर से होने वाली आय पर केंद्र का अधिकार घोषित किया गया, तथा कुछ कर जैसे आयकर हो गया और आबकारी शुल्क को केंद्र एवं राज्य दोनों में बांटा गया है, तथा अन्य स्रोत से होने वाली आय जैसे कि राज्य स्तरीय शुल्क पूरी तरह से जो है राज्यों को सौंपा गया उनको। राज्य सरकारों को भी अपने स्तर पर कुछ अधिकार और कर वसूलने का अधिकार है। उदाहरण के तौर पर राज्य की ज़मीन पर, संपत्ति पर, बिक्री कर तथा शराब पर अलग से कर वसूलते हैं राज्य की सरकार, ठीक है। भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? भाषा समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा भारत की राजकीय भाषा होगी। अगर यहाँ राष्ट्रीय होता ना तो कट जाता स्टेटमेंट, लेकिन अभी नहीं कटेगा, करेक्ट है।
पहले 15 वर्ष तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। सभी प्रांतों को हिंदी या अंग्रेजी में काम करने का प्रस्ताव रखा गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो मूल संविधान में 14 थी, अभी 22 हो गई हैं। करेक्ट स्टेटमेंट। पहले 15 वर्षों तक सरकारी कामों में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल जारी रहेगा, ये भी सही है, ऐसा कहा गया था। भाषा समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा भारत की राजकीय भाषा होगी। करेक्ट है ये। अब गलत ढूंढना है, गलत है सी, क्योंकि सभी प्रांतों को हिंदी या अंग्रेजी में नहीं बल्कि अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में काम करने का प्रस्ताव रखा गया था। गलत। करेक्ट है, ये गलत है, सी गलत है। तो भाषा समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा भारत की राजकीय भाषा होगी। समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। पहले 15 वर्षों तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। कोई एक क्षेत्रीय भाषा, ऐसा नहीं है कि हिंदी अंग्रेजी। वर्तमान समय में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अतः पहला मतलब ए, बी और डी सही है और सी गलत है, क्योंकि सी में क्या लिखा हुआ है, सभी प्रांतों को हिंदी या अंग्रेजी में काम करने का प्रस्ताव रखा गया। गलत, क्षेत्रीय भाषाओं में। अभी हाई कोर्ट में, स्टेट के हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अंग्रेजी ही चलती है और अंग्रेजी भाषा का उल्लेख संविधान में किया गया है। माना कि जो PIL वगैरह या फिर जो भी केस आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो हाई कोर्ट में आते हैं अधिकतर, तो उसमें हिंदी में आते हैं वो, या अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में आते हैं, तो चलता है, हिंदी चलता है। लेकिन अगर कोई ऑर्डर निकालेंगे जज, मान लीजिए किसी की बेल एप्लीकेशन अप्रूव करनी है, तो इंग्लिश में ही बोलते हैं वो, और इंग्लिश में ही जो उनका टाइपिस्ट है वो टाइप करता है, और जो ऑर्डर होता है वो अंग्रेजी में ही निकलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। सितंबर 1946 में गठित कांग्रेस की अंतरिम सरकार में नेहरू को कौन सा पद प्रदान किया गया था? कौन सा पद प्रदान किया गया था 1946 में गठित कांग्रेस की अंतरिम सरकार में? नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री तो नहीं थे, उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो 2 सितंबर 1946 में गठित कांग्रेस की अंतरिम सरकार में नेहरू को उपराष्ट्रपति का पद प्रदान किया गया था। अंतरिम सरकार है, 1946 है, अभी देश आज़ाद नहीं हुआ है। उसके बाद ही तो प्रधानमंत्री बने थे वो। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होगी, यानी सांविधिक होगी। तो UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस का कमीशन 315 आर्टिकल में इसका प्रावधान है। CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 148 में इसका प्रावधान है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 में इसका प्रावधान है। 324। CBC का है क्या किसी में? CBC नहीं है, इसको बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में इसका गठन किया गया था। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और काम क्या है इसका? केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों का भ्रष्टाचार जो करते हैं उनको पकड़ के कोर्ट पहुंचाती है ये, और कोर्ट अगर प्रूव हो ही जाता है अधिकतर, उनको जेल में डाल देता है। ठीक है। तो यही काम करती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC। तो 15 प्रश्न थे ये इम्पोर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर ही लीजिएगा। ये फेवरेट प्रश्न है PCS में, स्टेट PCS का, कि इस तरह के एक प्रश्न को रख लेती है, ऐसे रख लेगी या इसके आर्टिकल रख लेगी। अभी PCS में तो UP PCS में आर्टिकल ही रखे थे, ये UPSC था उसमें, और गलत ही कर दिया था उन्होंने, वो क्वेश्चन ही गलत था, क्योंकि सारे के सारे सही सम्मिलित थे उसमें। तो CBC हो गया या CBI हो गया या मानव संसाधन विकास आयोग हो गया, ये गैर संवैधानिक निकाय हैं सारे के सारे। बाकी UPSC हो गया, वित्त आयोग हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, CAG हो गया, AG हो गया, ये सब के सब संवैधानिक निकाय हैं। नीति आयोग को बड़ा पूछते थे पहले, नीति आयोग से पहले था ना योजना आयोग, बहुत पूछते थे इसको, उसको रखते थे कई बार, तो वो नहीं है संवैधानिक निकाय, ना नीति आयोग है संवैधानिक निकाय। तो एक लाइक कर देना अगर टेस्ट पसंद आता है, तो नहीं भी पसंद आए तो प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है, धन्यवाद।